अगर पानी के अंदर से हवा में किसी टारगेट पर गोली चलानी हो तो निशाना छूटना लगभग तय है। मतलब फिजिक्स के जो बुनियादी नियम है ना, वो इस बात की गारंटी देते हैं। बिल्कुल। हवा और पानी का जो घनत्व है यानी डेंसिटी, वो इतनी अलग होती है कि हाँ, कोई भी प्रोजेक्टाइल पानी की सतह पार करते ही अपनी दिशा खो देगा। सही कहा। और गति भी तो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। इसके अलावा प्रकाश के मुड़ने के कारण टारगेट वहां होता ही नहीं है जहां वो दिखाई देता है। अब इस असंभव सी स्थिति को देखते हुए ये सोचना भी बेमानी लगता है कि कोई प्राकृतिक जीव हर रोज इस चुनौती को पार कर सकता है, वो भी एकदम 100% सटीकता के साथ। लेकिन प्रकृति में एक छोटी सी मछली ठीक यही काम कर रही है। हाँ, आज हम एक ऐसे ही जीव यानी आर्चर फिश पर बात करने वाले हैं। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो जीव विज्ञान की हमारी सामान्य धारणाओं को चुनौती देता है। मतलब जब हम जानवरों के शिकार की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में चीते की रफ्तार या शेर की ताकत आती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे शिकार तंत्र को देख रहे हैं जो पूरी तरह से उन्नत ज्यामिति और हाइड्रोडायनेमिक्स पर आधारित है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल कोई बहुत बड़ा या विकसित दिमाग वाला जीव नहीं कर रहा है, बल्कि एक बेहद छोटी सी मछली कर रही है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज हम इस विषय को हारून यहिया द्वारा लिखी गई एक बहुत ही चर्चित पुस्तक के माध्यम से एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस किताब का उर्दू अनुवाद अल्लाह की निशानियां अक्ल वालों के लिए के नाम से जाना जाता है। सही बात है। किताब में इस आर्चर फिश को मछली की आबी बंदूक या पानी की बंदूक वाली मछली कहा गया है। हम इस डीप डाइव में सिर्फ इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि यह मछली शिकार कैसे करती है, बल्कि हम उस तंत्र की भी परतें खोलेंगे जो इसे एक चलती फिरती तोप में बदल देता है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि लेखक इस जैविक आश्चर्य का इस्तेमाल एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल को उठाने के लिए कैसे करते हैं। मेरा मतलब है, इसके पास कोई पंप या मोटर्स तो है नहीं। यही तो वो जगह है जहां इसकी शारीरिक संरचना का चमत्कार शुरू होता है। देखिए, आर्चर फिश अपना ज्यादातर समय शांत झीलों या नदियों के सतह के ठीक नीचे बिताती है। इसकी नजर हमेशा पानी के ऊपर लटकती टहनियों या पत्तों पर होती है जहां कीड़े आराम कर रहे होते हैं। अब कीड़े को पकड़ने के लिए ये पानी से बाहर छलांग नहीं लगाती। अच्छा, तो फिर क्या करती है? इसके बजाय ये अपने मुंह के अंदर ही एक हाई प्रेशर वाटर जेट तैयार करती है। रुको, एक हाई प्रेशर जेट? लेकिन कैसे? मतलब अगर कोई इंसान अपने मुंह से पानी थूकने की कोशिश करे तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ इंच तक जाएगा और फिर बिखर जाएगा। एक कीड़े को टहनी से गिराने के लिए तो एक बहुत तेज और केंद्रित धार की जरूरत होगी ना। ये मछली इतनी ताकत पैदा कहां से करती है? इसे समझने के लिए हमें इसके मुंह के अंदर के डिजाइन को देखना होगा। इस मछली के मुंह की छत यानी जो तालू होता है, उस पर एक बहुत ही संकरी और गहरी नाली जैसी संरचना होती है। एक नाली? हाँ, और ये कोई साधारण बनावट नहीं है। जब मछली को शिकार दिखता है तो वो अपनी जीभ को ऊपर उठाकर इस नाली के खिलाफ कसकर दबा देती है। ऐसा करने से वो नाली एक बंद ट्यूब या एक राइफल की नली में बदल जाती है। ओहो, तो ये एक तरह का प्राकृतिक पाइप बन गया। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ पाइप होने से तो पानी बाहर नहीं निकलेगा ना। पानी को उस पाइप से बाहर धकेलने के लिए दबाव भी तो चाहिए। और वहीं इसके गलफड़े या गिल्स काम आते हैं। अच्छा, गिल से पानी कैसे फेंका जाता है? जैसे ही वो ट्यूब बनती है, मछली अपने गलफड़ों के ढक्कन को बहुत अचानक और अत्यधिक ताकत के साथ सिकोड़ती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पानी से भरे किसी गुब्बारे को अचानक दोनों हाथों से जोर से दबा दें। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपमा है। हाँ, तो गलफड़ों के इस तरह सिकुड़ने से मुंह के अंदर पानी का दबाव अचानक बहुत बढ़ जाता है। और क्योंकि पानी के निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो जीभ और तालू से बनी संकरी ट्यूब, इसलिए पानी एक बेहद तेज और केंद्रित धार के रूप में बाहर निकलता है। ये तो मतलब पूरी तरह से एक बिल्ट इन हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम लग रहा है मुझे। है ना? एक वॉल्व है, एक ट्यूब है और प्रेशर बनाने के लिए एक पंप है। और ये सब कुछ एक छोटी सी मछली के सिर के अंदर फिट है। और मैंने पढ़ा है कि ये धार महज कुछ इंच नहीं बल्कि कई फीट तक अपने लक्ष्य को सटीक रूप से मार गिरा सकती है। हाँ, और एक और कमाल की बात बताऊं, ये धार एक समान गति से बाहर नहीं आती। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस पानी की धार की गति पीछे की तरफ ज्यादा तेज होती है और आगे की तरफ थोड़ी धीमी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? इसका नतीजा ये होता है कि हवा में जाते समय पानी की धार का पिछला हिस्सा अगले हिस्से से जा टकराता है और शिकार तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा पानी एक बहुत ही भारी और ठोस पानी की गेंद या बुलेट में बदल जाता है। बाप रे। बिल्कुल, इससे कीड़े पर लगने वाला प्रहार कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ताकत और दबाव तो सिर्फ आधी कहानी है। सही बात है। असली पहेली तो निशाना लगाना है ना। अगर हम सिर्फ पानी की धार की बात करें तो ये एक उन्नत हथियार तो है, लेकिन अगर निशाना सही ना लगे तो ये किसी काम का नहीं। बिल्कुल। और पानी से बाहर की तरफ निशाना लगाना तो फिजिक्स के लिहाज से एक बुरा सपना है। हम सबने स्कूल में रिफ्रैक्शन या प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये मछली के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों है? देखिए, रिफ्रैक्शन एक ऐसा नियम है जिसे ब्रह्मांड में कोई नहीं बदल सकता। जब रोशनी हवा जैसे हल्के माध्यम से पानी जैसे भारी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है।
गति में इस बदलाव के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। हाँ, इसे समझने के लिए एक अलग उपमा लेते हैं। मतलब ये वैसा ही है जैसे एक तेज दौड़ती हुई कार अचानक पक्की सड़क से उतरकर कीचड़ में चली जाए। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। जिस तरफ का पहिया पहले कीचड़ में जाएगा वो धीमा हो जाएगा और पूरी कार उस तरफ मुड़ जाएगी। प्रकाश के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है ना? एकदम सही। और इस मुड़ने का नतीजा ये होता है कि पानी के नीचे से देखने पर हवा में मौजूद कोई भी चीज अपनी असली जगह पर नहीं दिखती। जैसे पानी के ग्लास में रखा हुआ स्ट्रॉ मुड़ा हुआ या टूटा हुआ दिखाई देता है। एग्जैक्टली वो कीड़ा अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर और खिसका हुआ दिखाई देता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। हाँ। अब अगर आर्चर फिश उस जगह पर निशाना लगाएगी जहां उसे कीड़ा दिख रहा है, तो वो केवल एक भूतिया छवि या इल्यूजन पर पानी फेंक रही होगी। पानी की धार कीड़े के काफी नीचे से निकल जाएगी और निशाना पूरी तरह से चूक जाएगा। तो एक तरह से ये वैसा ही हुआ जैसे किसी फाइटर पायलट को पानी के अंदर मौजूद सबमरीन से हवा में उड़ते हुए ड्रोन को मार गिराना और उसका रेडार सिस्टम उसे गलत लोकेशन दिखा रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उस पायलट को न केवल ड्रोन को ट्रैक करना है बल्कि रेडार की गलती को भी कैलकुलेट करके अपने हथियार को एक अलग ही दिशा में फायर करना है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। जी पूछिए। क्या मछली इस रिफ्रैक्शन से बचने के लिए शिकार के ठीक नीचे नहीं जा सकती? मतलब अगर वो सीधे नीचे से ऊपर दिखेगी तो प्रकाश मुड़ेगा नहीं, वो सीधा आएगा ना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर मछली शिकार के ठीक नीचे जाकर 90 डिग्री के कोण पर निशाना लगाए तो रिफ्रैक्शन का असर शून्य हो जाएगा। हाँ। इन हैरान करने वाली बात यह है कि आर्चर फिश ऐसा नहीं करती। ज्यादातर मामलों में ये मछली 40 या 50 डिग्री के तिरछे कोण से निशाना लगाती है। तिरछे कोण से? हाँ, और तिरछे कोण का मतलब है कि रिफ्रैक्शन का असर सबसे ज्यादा होगा और दृश्य का मुड़ाव सबसे जटिल होगा। ये तो जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनने वाली बात हो गई। तो फिर ये मछली इस भारी दृष्टिभ्रम को मात कैसे देती है? मतलब क्या ये कुछ ट्रायल शॉट्स लेती है ये देखने के लिए कि पानी कहाँ जा रहा है? नहीं, ट्रायल शॉट्स लेने का मतलब है कीड़े को चेतावनी देना कि वो उड़ जाए। ओह, सही कहा। मछली को पहली ही बार में सटीक निशाना लगाना होता है। ये मछली अपने दिमाग में प्रकाश के मुड़ने वाले इस कोण की एकदम सटीक कैलकुलेशन वो भी मिली सेकेंड्स में कर लेती है। अरे वाह। ये अपनी आंखों से दिखने वाली काल्पनिक जगह को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है और एक अदृश्य असली जगह पर निशाना लगाती है। मतलब वो उस जगह पर निशाना लगाती है जहां शिकार असल में है, ना कि जहां वो दिख रहा है। बिल्कुल। इसके लिए उसे पानी की सतह और अपनी आंखों के बीच के कोण का पता होना चाहिए, लक्ष्य की दूरी का पता होना चाहिए और रिफ्रैक्शन इंडेक्स का सटीक गणित आना चाहिए। जरा सोचिए, एक इंसान को अगर ये करना हो तो उसे कागज कलम लेकर त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस छोटी सी मछली के पास कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं। फिर भी ये बिना किसी देरी के, बिना किसी कैलकुलेटर के इतनी जटिल ज्यामितीय और भौतिक गणनाएं कर रही है। और बात सिर्फ प्रकाश के मुड़ने तक ही सीमित नहीं है, है ना? सही कहा आपने। रिफ्रैक्शन के अलावा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी भी तो है। ओहो, ग्रेविटी भी? हाँ, जब मछली पानी की धार हवा में छोड़ती है तो गुरुत्वाकर्षण उस पानी को नीचे की ओर खींचता है। इसलिए पानी एक सीधी रेखा में नहीं जाता बल्कि एक घुमावदार रास्ते में या पैराबोलिक आर्क में जाता है। तो उसे ड्रॉप भी कैलकुलेट करना पड़ता है। नीचे गिरेगी। ये एक साथ कई भौतिक नियमों जैसे ऑप्टिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का एक व्यावहारिक उपयोग है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब एक मछली ने ये सब कैसे सीखा? और यहीं से ये बुरी चर्चा एक नया और गहरा मोड़ लेती है। बिल्कुल। किताब के लेखक हारून यहया इन जैविक तथ्यों को केवल जीव विज्ञान के नजरिए से नहीं देखते। स्रोत सामग्री इन तथ्यों का इस्तेमाल एवोल्यूशन या विकासवाद के सिद्धांत की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए करती है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि एक जीव के अंदर इस तरह की जटिलता आई कहां से? एवोल्यूशन या क्रमिक विकास का बुनियादी सिद्धांत ट्रायल एंड एरर यानी कोशिश करो और गलती से सीखो। हाँ, चार्ल्स डार्विन का वही पुराना सिद्धांत। जी, समय के साथ छोटे छोटे म्यूटेशंस होते हैं जो जीव के लिए फायदेमंद होते हैं, वे बच जाते हैं और अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन हारून यहया की किताब ये तर्क देती है कि आर्चर फिश के मामले में ये ट्रायल एंड एरर वाला सिद्धांत काम ही नहीं कर सकता। इस तर्क को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। किताब का कहना है कि अगर हम मान ले कि लाखों साल पहले इस मछली का कोई पूर्वज था जिसने पहली बार कीड़े को देखकर पानी थूकने की कोशिश की। जाहिर है उसे रिफ्रैक्शन के नियम तो नहीं पता होंगे। उसने उस भूतिया छवि पर निशाना लगाया होगा और वो चूक गया होगा। और अगर वो चूक गया तो उसे खाना नहीं मिलेगा। अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो भूख से मर जाएगा। बिल्कुल। और जो जीव जिंदा ही नहीं रहेगा वो अपनी आने वाली पीढ़ियों तक ये पानी फेंकने का ज्ञान कैसे पहुंचाएगा? ये तो एक पैराडॉक्स हो गया। हाँ, स्रोत सामग्री इसी बात पर जोर देती है कि इस पूरे तंत्र को पहले ही दिन से अपनी 100% सटीकता के साथ काम करना चाहिए। एक आधा अधूरा निशाना लगाने वाला सिस्टम किसी काम का नहीं है। यह वही कॉन्सेप्ट है जिसे अक्सर इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें से अगर आप एक भी पुर्जा निकाल दे तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर दे। सही कहा। अगर मछली के मुंह में वो खास नाली ना हो तो पानी धार बनकर नहीं निकलेगा। अगर गलफड़ों में दबाव बनाने की ताकत ना हो तो पानी दूर तक नहीं जाएगा। और अगर दिमाग में रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का सॉफ्टवेयर ना हो तो निशाना कभी सही नहीं लगेगा। किताब का तर्क है कि ये तीनों चीजें एक साथ एक ही समय में विकसित होनी चाहिए। धीरे धीरे एक एक करके इनका विकास होना असंभव है क्योंकि अधूरा सिस्टम मछली को जिंदा नहीं रख सकता। शास्त्र में प्रवेश करती है। किताब यह निष्कर्ष निकालती है कि प्रकृति में अंधे या दिशाहीन क्रमिक परिवर्तनों से इतनी उत्तम प्रणाली का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छा। इस तरह की परस्पर निर्भरता को एक इंटेलिजेंट डिजाइन या एक महान रचयिता के काम के रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ,
और स्रोत सामग्री में इस महान रचयिता को स्पष्ट रूप से अल्लाह के रूप में संदर्भित किया गया है। किताब के पेज 134 और अन्य जगहों पर यह स्थापित करने के लिए कुरान की आयतों का हवाला दिया गया है। जैसे कि सूरह अल हश्र की आयत 24 का संदर्भ देकर यह बताया गया है कि अल्लाह ही वो रचयिता है जिसने हर जीव को उसकी जरूरतों के हिसाब से बिना किसी पूर्व मॉडल के पैदा किया है। किताब के अनुसार मछली को अपनी पहली ही कोशिश में सटीक निशाना लगाने की जो इंस्टिंक्ट है या सहज ज्ञान मिला है, वो कोई जैविक संयोग नहीं है, बल्कि उसी सर्वशक्तिमान द्वारा फीड किया गया एक जन्मजात ज्ञान है। बिल्कुल, यही किताब का मुख्य दावा है। इस दृष्टिकोण को अगर गहराई से देखा जाए तो किताब असल में इस बात पे जोर दे रही है कि जानवरों के अंदर जो इंस्टिंक्ट होता है ना, उसे विज्ञान पूरी तरह से समझा नहीं सकता। मतलब कैसे? देखिए, जब एक आर्चर फिश अंडे से बाहर आती है और कुछ ही समय बाद अपना पहला शिकार करती है, तो उसे अपनी माँ से फिजिक्स या ट्रिग्नोमेट्री सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जानकारी उसके अंदर पहले से मौजूद होती है, जैसे किसी नए फोन में पहले से एप्स इंस्टॉल्ड हों। एग्जैक्टली। स्रोत सामग्री पूछती है कि ये कोडिंग किसने की। एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपने आप तो नहीं बन सकता ना, उसे एक प्रोग्रामर की जरूरत होती है। उसी तरह इस मछली के दिमाग में चलने वाला ये जटिल गणितीय सॉफ्टवेयर भी अपने आप नहीं बन सकता। ये वाकई में चीजों को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब एक तरफ हमारे पास वैज्ञानिक अवलोकन है जो हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, और दूसरी तरफ स्रोत सामग्री का ये दार्शनिक तर्क है जो ये पूछने की कोशिश करता है कि ये चीजें क्यों काम करती हैं और इनकी उत्पत्ति का असली स्रोत क्या है। सही कहा। हम एक किताब में दर्ज फिजिक्स के नियमों को पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम उन नियमों को एक जीव के अंदर इतनी सहजता से काम करते हुए देखते हैं तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि इस पूरे खेल का असली सूत्रधार कौन है। ये विश्लेषण हमें ये याद दिलाता है कि विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन महज डेटा इकट्ठा करना नहीं है। बिल्कुल। जब हम आर्चर फिश जैसी प्रणालियों को देखते हैं तो वे हमारे सामने ब्रह्मांड की जटिलता को एक बहुत ही छोटे पैमाने पर पेश करती हैं। आप इसे क्रमिक विकास के एक असाधारण उत्पाद के रूप में देख सकते हैं, या फिर इस स्रोत सामग्री के दृष्टिकोण से एक ईश्वरीय रचना के स्पष्ट प्रमाण के रूप में। लेकिन दोनों ही स्थितियों में इस जीव की क्षमता विस्मयकारी है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति में कोई भी चीज साधारण नहीं है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक ऐसी मछली की दुनिया में गोता लगाया जो फिजिक्स के नियमों के साथ खेलती है। हमने देखा कि कैसे आर्चर फिश का मुंह एक बेहद सटीक हाइड्रोलिक वाटर गन के रूप में काम करता है, जो गलफड़ों के दबाव और एक विशेष नाली का उपयोग करके पानी की एक घातक बुलेट फायर करता है। हमने रिफ्रैक्शन या प्रकाश के अपवर्तन की उस जटिल बाधा को समझा जो किसी भी सामान्य जीव को भ्रमित कर सकती है, लेकिन ये मछली बिना किसी प्रयास के उसे कैलकुलेट कर लेती है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, हमने हारून यहया की पुस्तक अल्लाह की निशानियां अक्ल वालों के लिए के उस मुख्य तर्क का विश्लेषण किया जो इस जैविक चमत्कार का इस्तेमाल ट्रायल एंड एरर वाले विकासवाद को चुनौती देने और एक सर्वशक्तिमान रचयिता के डिजाइन को प्रमाणित करने के लिए करता है। ये एक बेहतरीन सफर रहा, एक छोटे से जीव के शिकार करने के तरीके से लेकर जीवन की उत्पत्ति और डिजाइन के सबसे बड़े सवालों तक का सफर। बिल्कुल। या एक दार्शनिक पुस्तक कुछ ऐसा होता है जो हमारे सोचने के दायरे को और बड़ा कर देता है। बिल्कुल सही बात है। और हर बार जब हम किसी विषय की इस तरह गहराई में जाते हैं तो वो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे ही हम आज के इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं, उस शांत झील और लटकते हुए पत्ते पर बैठे कीड़े के दृश्य को वापस अपने दिमाग में लाएं और इस विचार पर थोड़ा गौर करें। अगर पानी के नीचे रहने वाली एक छोटी सी साधारण से दिखने वाली मछली के भीतर फिजिक्स और गणित का इतना सटीक और जटिल सॉफ्टवेयर छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास मौजूद उन अनगिनत जीवों, पौधों और कीड़े मकोड़ों में और कितने से अनदेखे रहस्य, ऐसे अचूक तंत्र और प्रणालियां मौजूद होंगी जिन्हें शायद हमने अभी तक बारीकी से देखा ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम साधारण प्रकृति मानकर नजरअंदाज कर देते हैं वो असल में जटिल चमत्कारों का एक अनंत महासागर हो? यह सोचने वाली बात है। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।